प्रैक्टिस करते रहना। स्टार्टअप वर्ल्ड के एक बहुत फेमस इंसान स्टीव जॉब्स, जिन्हें हर कोई जानता है, उन्होंने कहा कि आप कभी भी आगे बढ़ते हुए अपनी लाइफ में हुई घटनाओं के डॉट्स को नहीं जोड़ सकते। अगर आपको उन्हें कनेक्ट करना है तो आपको पीछे की ओर चलना पड़ेगा या पिछले सालों में जाकर उन चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। ऑथर कहते हैं कि लाइफ कोई एक सीधी लाइन के जैसी नहीं है, और ना तो ये केवल सक्सेस को हासिल करने के लिए आपको दी गई है। इसमें ज्यादा रूल्स, लॉजिक्स, पैटर्न्स और प्लान्स आदि की जगह नहीं होती है। तभी तो आप देखते हैं कि कैसे एक इंसान को वो जॉब या लाइफस्टाइल मिल जाती है जो दूसरे लोग या वो इंसान खुद एक्सपेक्ट नहीं करता है। एक इंसान को ऐसा लाइफ पार्टनर मिल जाता जिसकी उसने कभी उम्मीद ही नहीं की थी, या फिर वो एक ही बार में किसी बड़े स्टार्टअप या बिजनेस को सक्सेसफुल बना लेते जिसे वो शुरुआत में बहुत मुश्किल समझ रहे होते हैं। ऑथर का कहना यह है कि लाइफ ढेर सारे अनप्लान्ड किस्सों से बनी हुई है। अगर आप सिर्फ सक्सेस को खोजने के प्रोसेस में ही लगे रहते हैं तो लाइफ को जीने का ये एक कॉम्प्लिकेटेड और गलत तरीका होगा। आपने ये भी देखा होगा कि अक्सर लोगों को सक्सेस उन सोर्सेस से मिलती है जहां से वो इसकी सबसे कम और बिल्कुल उम्मीद नहीं रखते हैं। इसलिए आपका सक्सेस के पीछे भागने से कहीं बेहतर होगा कि आप रिस्क लेते हुए ऑनेस्टी से अपने काम को करते चलें। सक्सेस किसी न किसी अनएक्सपेक्टेड मोड़ पर आपका इंतजार कर ही रही होगी। अगर आज के फास्ट और टफ कंपटीशन में इस वर्ल्ड में आप सोचते हैं कि सिर्फ ज्यादा काम कर लेने से या अपने बॉस को खुश कर देने से आप सक्सेस हासिल कर लेंगे, तो ये आपका खुद के लिए तैयार किया गया एक झूठा दिलासा है। नए और अच्छे जॉब को खोजना, अपने स्टार्टअप के लिए किसी बड़े वेंचर ओनर के सामने पिच करना या फंड इकट्ठा करना, ये सब कोई सीधी लाइन की तरह चलने वाली चीजें नहीं हैं। ये सब एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का हिस्सा बन गई हैं, जहां आपको कहीं से भी और कुछ भी अनएक्सपेक्टेड फेस करने को मिल सकता है। आज के टाइम में आपको अपने माइंड को हर तरह की रेंडमनेस के लिए तैयार रखना चाहिए। आपको हर तरह की सिचुएशन, चाहे वो कितनी ही आपके अपोजिट क्यों ना हो, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। आप जितना ज्यादा रिस्क लेते हैं और टफ सिचुएशन को फेस करते हैं, उतना ही आप अपने कस्टमर्स और बॉस की नजरों में बेहतर साबित होते हैं। पूछते हैं कि जो पर्सन अचानक से किसी भी स्थिति का सामना कर सकता है, वो एक अच्छा रिस्क टेकर है और वो कंपनी को या अपने प्रोफेशनल करियर को आगे तक लेकर जा सकता है। अब आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि क्या आपको हमेशा कुछ भी सीखते रहने की जरूरत है? तो इसका जवाब है नहीं। आपको बिना फोकस के कुछ भी सीखते रहने से कोई फायदा नहीं है। ऑथर कहते हैं कि रैंडमनेस को कैसे फेस करना है, ये सीखने के लिए आपको अपने माइंड को हमेशा ओपन रखना है। आपको लोगों की बात को गौर से सुनना है और एक सही लॉजिक के साथ उनका जवाब देने के लिए खुद को तैयार रखना है। आपको अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन करना है कि वो ऐसी चीजों के लिए आपके दरवाजे बंद ना करे जो उसे मुश्किल से समझ आती हैं या बिल्कुल भी समझ नहीं आती हैं। इसे और ज्यादा डिटेल में समझने के लिए कुछ पॉइंट्स को आपको समझना बेहतर रहेगा। जैसे आप अपने माइंड को ना से ज्यादा हाँ बोलना सिखाएं। ऑथर रेहान कहते हैं कि जरा सोचिए, अगर उन्होंने इस एंजल इन्वेस्टमेंट नेटवर्क के बारे में पहली बार सुनते ही ना कह दिया होता, जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानते थे, तो क्या उन्हें भाविश अग्रवाल की ओला कैब कंपनी, शिरीष देवधर की सेपियंस कंपनी और इन जैसी ही दूसरी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल पाता? रेहान कहते हैं कि उस एक हाँ ने ही उन्हें एक ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर से एक फंड मैनेजर बनने का मौका दिया। आगे चलकर उन्होंने कई सारी बड़ी कंपनियों जैसे कि कंट्री डिलाइट मिल्क, गो मैकेनिक, फार्मा इजी, फार्मीजी और दूसरी कंपनियों में भी इन्वेस्टमेंट किया, जिससे उन्हें काफी ज्यादा मार्जिन के साथ प्रॉफिट हुआ। रेहान कहते हैं कि उस इन्वेस्टमेंट मीट में ही जाकर उन्होंने एक अननोन इंसान जसप्रीत की हेल्प की और उनके आइडिया को लोगों के सामने रखकर जसप्रीत की एक अलग वैल्यू क्रिएट की। इस रैंडमनेस के बारे में सीईओ ऑथर बॉब का कहना है कि अगर आप एक बिजनेस प्रोफेशनल हैं और आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी अचानक से आकर खड़ी हो जाती है, तो इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करें, उनके सामने अपने आइडिया को रखें, लोगों से उसके बारे में उनके ओपिनियन मांगें। अगर वो उसे किसी तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो भी उसे एक्सेप्ट करें।
वो खुद के बारे में बताते हुए आगे कहते हैं कि जब वो पहली बार अपनी किताब लिख रहे थे तो उन्हें इसके बारे में बहुत कम नॉलेज थी और उनकी बुक को कई सारे पब्लिशर्स ने रिजेक्ट भी कर दिया था। वो एक दिन रेस्टोरेंट में एक पर्सन के साथ बैठे हुए थे जिनसे वो सिर्फ कुछ ही बार मिले थे। उस पर्सन ने बॉब से पूछा कि वो फ्री टाइम में क्या करते हैं। बॉब ने कहा कि वो बुक्स काफ़ी पसंद करते हैं और इस समय वो खुद भी एक बुक लिख रहे हैं, पर उन्हें इस बुक को पब्लिश कराने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। ये सुनकर उस पर्सन ने कहा कि उनकी वाइफ एक बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं और वो इस फील्ड में कई सारे ऐसे एजेंट्स को भी जानती हैं जो उन्हें और उनके काम को प्रेजेंट कराने में उनकी मदद करते हैं। उन्होंने बॉब को एक बार अपनी वाइफ से मिलकर अपनी बात को उनके सामने रखने का ऑफर दिया। बॉब कहते हैं कि वो काफ़ी सरप्राइज थे कि इस इंसान से बात करके तो उन्हें सीधे पब्लिशिंग एजेंट से मिलने का मौका मिल गया। क्या ये लक था, कोइंसिडेंस था, या फिर रैंडमनेस थी? शायद ये सब कुछ था। बॉब उनकी वाइफ से मिले और उनके सामने अपनी बुक के आइडिया को रखा। उन्हें ये काफ़ी पसंद आया और उनकी वाइफ ने बॉब को आगे कई सारे पब्लिशिंग एजेंट से मिलवाया। बॉब की बुक पब्लिश होने जा रही थी और वो एक सर्टिफाइड ऑथर बनने जा रहे थे। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर बॉब ने खुलकर अपने पैशन और थॉट के बारे में उस इंसान से बात नहीं की होती, तो क्या आज वो इस काम को इतनी आसानी से एग्जीक्यूट कर पाते? बिल्कुल भी नहीं। रैंडमली किसी भी इंसान ने अपने थॉट्स और आइडियाज़ को शेयर करना आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। ऐसे केस में सामने वाला खुलकर आपके आइडिया को क्रिटिसाइज भी कर सकता है और बिना किसी फायदे के इसे बेहतर भी बता सकता है। एक रैंडम इंसान किसी बेस्ट सलाह आपको दे सकता है, शायद उतनी अच्छी सलाह आपको एक जानने वाला इंसान नहीं दे सकता है। ऑथर रेहान कहते हैं कि आपको कभी भी खुद को एक अननोन इंसान से बातचीत करने या डिस्कशन करने से नहीं रोकना चाहिए। आपको अपने माइंड को इतना खुला हुआ रखना चाहिए कि आप बिना किसी झिझक के सामने वाले की तारीफ कर सकें, और अगर उसके आइडिया में या थॉट्स में आपको कोई कमी लग रही हो तो बिना ज्यादा सोचे उसे वो कमी भी बता सकें। जैसा कि ऑथर रेहान ने किसी एक रैंडम चैट में जसप्रीत के आइडिया को देखते ही बिना ज्यादा सोचे उनके पर्सनल मेल एड्रेस पर जाकर उनकी तारीफ की, जिसकी वजह से उनमें और जसप्रीत में एक कनेक्शन डेवलप हुआ। और फिर एंजल इन्वेस्टमेंट मीट में जसप्रीत के साथ जाकर रेहान ने उनके ब्रिलियंट आइडिया को लोगों के सामने रखा। रेहान पूछते हैं कि अगर वो अपने माइंड को इतना ओपन नहीं रखते तो क्या ध्रुव सॉफ्टवेयर जैसा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट लोगों के सामने ला सकते थे? बिल्कुल भी नहीं। एक रैंडम चर्चा ने ही इस आइडिया को एक स्टार्टअप बनने में मदद की थी। वो कहते हैं कि आपको माइंड को ये बताने से अक्सर बचना चाहिए कि आप इस काम को नहीं कर सकते। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? शायद इसका एक सॉलिड लॉजिक आपको भी नहीं पता होगा, क्योंकि आप फ्यूचर तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखें, माइंड हमेशा एक सिंपल से लॉजिक पर काम करता है। आप इसे जैसा समझाते हैं वो उस बात को ही सच मान लेता है। इसलिए इसमें ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव इंफॉर्मेशन फीड करने की कोशिश करते रहना चाहिए। अलग तरह की और नई एडवाइस को लेने के लिए आपको इन्हें पाने के तरीके भी बदलने होंगे। अक्सर लोग किसी आइडिया या थॉट को उन्हीं लोगों से डिस्कस करते हैं जो इस फील्ड से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन आपको इस ट्रेडिशनल पैटर्न को बदलने की ज़रूरत है। किसी एलिवेटर पर जाते समय खुद को किसी अनजान इंसान से इंट्रोड्यूस करने की हिम्मत करें। ऐसी मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करें जिन्हें आपने पहले कभी ज्वाइन नहीं किया हो। रेहान कहते हैं कि उन्हें भी अपनी बिजनेस लाइफ में कई सारी रैंडम अपॉर्चुनिटीज मिली और उन्होंने उन मौक़ों को डिसमिस नहीं किया, बल्कि उन्होंने उन मौक़ों को ही अपनी कंपनी के विस्तार का एक बेस बनाया। जैसा कि आप पिछले एपिसोड में सुन चुके हैं कि रेहान की कंपनी फ्लोरा 2000 को वो पूरे इंडिया में फैलाने के लिए सोच रहे थे और उन्होंने इसके लिए सारी तैयारी भी कर ली थी, जैसे कि वेबसाइट का डेवलपमेंट वगैरह। लेकिन 2004 में लोगों के सामने दिक्कत ये थी कि वो ऑनलाइन नहीं थे। तभी रेहान को गूगल पर रैंडम तरीके से एक यूएस के पर्सन की रिक्वायरमेंट दिखी। वो चाहते तो उस रैंडम ऑफर को इग्नोर करके अपना पूरा फोकस इंडिया मार्केट पर ही लगाते, लेकिन रेहान ने ऐसी गलती नहीं की। उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया और यहाँ से उन्हें अपने बिजनेस के लिए एक नया आइडिया मिला जो आगे चलकर काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी हुआ। रेहान कहते हैं कि रैंडम चीजें अक्सर आपके पास किसी खास इंटेंशन से ही आती हैं, लेकिन अधिकतर लोग उन्हें नजरअंदाज करने की गलती कर देते हैं
और सामने खुले हुए सक्सेस के दरवाजे को बंद कर देते हैं। रेहान कहते हैं कि रैंडमनेस को मिस ना करने के लिए लोगों को हर समय अवेयर रहने की जरूरत है। उन्हें किसी भी चीज को इग्नोर करने से पहले उसके हर एक एस्पेक्ट के बारे में जान और समझ लेना चाहिए। जैसा कि आपको इस एपिसोड की शुरुआत में बताया गया कि सक्सेस एक अनप्रिडिक्टेबल चीज है। तो अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जब कोई इसे प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता है तो फिर इसे हासिल कैसे किया जाए। तो वही इसका बहुत सीधा सा जवाब है, जो चीज अनप्रिडिक्टेबल है उसे हासिल करने के लिए आपको भी अनप्रिडिक्टेड और रैंडम काम ही करने पड़ेंगे। खुद को सक्सेस तक पहुंचने वाले टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर जाने के लिए खुद को तैयार करना होगा। आपको अपने आइडिया, गोल और सक्सेसफुल होने के रीजन के लिए पैशनेट रहना होगा। बिना किसी हेसिटेशन के एक अननोन के सामने अपना आइडिया रखकर उनसे राय लेनी होगी। हर दिन खुद को एक रैंडम काम करने के लिए तैयार करना होगा। लोगों से अपना इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए अपने सर्किल को बड़ा बनाना होगा। आपको अपना माइंड इतना ज्यादा ओपन रखना होगा कि इसमें उन आइडियाज को आने में कोई दिक्कत या परेशानी ना हो जो आपको सक्सेस तक लेकर जाए। मल्टीपल प्लान बनाओ और एक्सपेरिमेंट करते रहो। दोस्तों, बॉक्सिंग वर्ल्ड के चैंपियन रह चुके माइक टायसन ने कहा है कि हर किसी के पास अपनी पूरी लाइफ के लिए एक प्लान जरूर होता है और वो इसके बारे में तब तक बात करते रहते हैं जब तक ये फेल नहीं हो जाता। अधिकतर लोग ये समझते हैं कि उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सिर्फ एक वाले कॉन्सेप्ट से खत्म किया जा सकता है। एक जॉब, एक कंपनी, एक करियर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, एक बड़ा प्रमोशन और एक सक्सेसफुल प्लान वगैरह वगैरह। जरा सोचिए, आपकी लाइफ कितनी बड़ी है और इसमें आने वाली प्रॉब्लम्स भी कितनी सारी हैं। तो क्या उन सभी को आप इन सिर्फ एक चीज से सॉल्व कर सकते हैं? हो सकता है पर्सनल मैटर्स में ये सिर्फ एक वाला फंडा काम करता हो, पर बिजनेस के वर्ल्ड में ये ज्यादा यूजफुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि जब आपको खुद पर भरोसा हो कि आपका आइडिया वाकई में काफी यूनिक है और इसे आपके बॉस या कोई वेंचर कैपिटलिस्ट पसंद ही कर लेगा, तब आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ, इच्छा, रिसोर्सेज, इन्वेस्टमेंट और उम्मीद के साथ इस एक आइडिया या प्लान को उसके सामने रखते हैं। लेकिन अगर आपको जरा सा भी अपने आइडिया पर डाउट है तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है और वो है ढेर सारे प्रैक्टिकल। मार्केट के बदलने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है। हो सकता है कि जो आइडिया कल तक काफी बेहतर तरीके से काम कर रहा था, आज उसी आइडिया को कुछ बदलाव की वजह से रिजेक्ट कर दिया जाए। तब भी क्या आप उसी एक आइडिया को लेकर बैठे रहेंगे? नहीं, आप कुछ नया सोचकर आगे बढ़ने की और फिर से मार्केट में लोगों के बीच खुद की वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका नया आइडिया भी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है तो आप फिर कुछ अलग सोचेंगे और फिर से उसे लोगों के सामने रखेंगे। ये एक्सपेरिमेंट का प्रोसेस बिजनेस वर्ल्ड का एक हिस्सा है और आपको भी इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। जब आप कई सारे ऐसे मेथड्स को डिस्कवर करते हैं जो आपके लिए उतने ज्यादा काम के नहीं होते हैं, तब उनमें आपको एक या दो ऐसी भी चीजें मिलती हैं जिन्हें आप ही बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो काम में आने वाले नए मेथड्स या नए आइडिया को डिस्कवर करना एक तरीके से सक्सेस को डिस्कवर करने के जैसा है। और जब आप इतने सारे आइडियाज और प्लान्स के बारे में सोचते हैं, तब आपको खुद भी यकीन होता है कि लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए शायद एक आइडिया काफी हो, लेकिन सक्सेसफुल बने रहने के लिए प्लान बी, सी, डी सब चाहिए होते हैं। बस आपको इनमें से चुनना वो वाला होता है जो आपके लिए सुटेबल हो। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको एक के बजाय कई सारे प्लान्स एक साथ ही एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं। जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कई सारे प्लान्स को साथ लेकर चलते हैं या फिर कई सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो आपको आपके पहले प्लान यानी कि प्लान ए के पूरी तरह फेल होने का या डूबने पर आपको अनसक्सेसफुल होने का डर नहीं रहता। इसके साथ साथ एक फायदा और भी है कि अगर आप एक साथ कई दूसरे प्लान्स को साथ लेकर चलते हैं तो आपके जल्दी सक्सेसफुल होने की उम्मीद बढ़ जाती है। कोई भी फ्यूचर के बारे में नहीं जानता है। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान से अगर पूछेंगे कि क्या सक्सेसफुल होने से पहले आप जानते थे कि इसी फील्ड में आपको आना है और यहीं आप बेहतर काम कर सकेंगे, तो अधिकतर केसेस में आपको ये जवाब मिलेगा कि वो तो किसी और ही फील्ड में जाना चाहते थे और उन्हें खुद इस बात पर यकीन नहीं होता है कि वो यहाँ कैसे पहुंच गए।
इसी तरीके से किसी स्टार्टअप फाउंडर को भी नहीं पता होता है कि उनके कस्टमर को कौन सा आइडिया ज्यादा पसंद आ जाएगा। कोई भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि जिस आइडिया पर आप काम कर रहे हैं वो आगे चलकर मार्केट में सक्सेसफुल होगा भी या नहीं। कस्टमर की ओपिनियन को कोई आसानी से नहीं जान सकता है, इसलिए अगर आप अपने प्लान ए पर ही सारी एनर्जी, स्ट्रेंथ और इन्वेस्टमेंट लगा देते हैं तो आपके फेल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इससे बेहतर होगा कि आप उन्हीं रिसोर्सेज, फंड्स और एनर्जी को इस तरह से एक से ज्यादा प्लान्स में बांटें कि जो प्लान आपको ज्यादा इफेक्टिव लगता है उसमें अपने रिसोर्सेज का एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट करें, और जो प्लान्स आपको थोड़ा भी डाउटफुल फील कराते हैं उनमें कम फ्रैक्शन में रिसोर्सेज को बांटें। इसी तरीके को फॉलो किया इस बुक के ऑथर रेहान ने। आइए जानते हैं उन्होंने अपनी बिजनेस लाइफ में कैसे और कितने प्लान्स बनाए और कैसे उनमें खुद को इन्वेस्ट किया। रेहान बताते हैं कि उनका ऑनलाइन शुरू किया गया फ्लोरा 2000 बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था और वो टेलीकॉम सेक्टर में भी कुछ बहुत इन्वेस्टमेंट कर चुके थे, जिससे उन्हें ढेर सारा एक्सपीरियंस और काफी अच्छा मार्जिन भी मिला था। लेकिन रेहान ने सोचा कि उस समय क्या होगा जब उनके इस सिंगल फ्लावर डिलीवरी बिजनेस में किसी तरह की दिक्कत आएगी। वो अपनी सारी कीमती चीजें एक ही जगह नहीं रखना चाहते थे। हालांकि इससे पहले वो एक ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करते थे जिसमें बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को फिर से पलटा कर लोग अक्सर बिजनेस में ही लगा देते हैं। लेकिन रेहान को ये बात थोड़ी कम जमी। इसके बाद उन्होंने कुछ समय तक रियल एस्टेट में भी पैसा लगाया, जहां पर उन्हें कुछ लॉस हुआ तो उन्होंने उस ऑप्शन को भी साइड कर दिया। अब रेहान किसी नए ऑफर की तलाश में थे जिसे उन्हें खुद ढूंढना था। तभी उनके पास एंजल इन्वेस्टमेंट ग्रुप को ज्वाइन करने का ऑफर आया। हालांकि शुरू शुरू में वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, पर जब उन्होंने जसप्रीत की इसके द्वारा मदद करने की सोची तब उन्होंने इसे काफी क्लोजली जाना और समझा भी। जसप्रीत की मदद करने के बाद उन्होंने इस ग्रुप को परमानेंट तरीके से ज्वाइन करने का सोचा, पर ये फ्लोरा 2000 के साथ साथ पॉसिबल नहीं था। इसलिए उन्होंने अपना ज्यादातर समय इन्वेस्टमेंट के लिए निकाला, क्योंकि रेहान एक सफल एंटरप्रेन्योर थे और उन्होंने खुद के बिजनेस को बखूबी इतने दिनों तक सक्सेसफुली चलाया था। इसलिए उन्हें एक्सपीरियंस था कि कैसे एक नए स्टार्टअप की मदद की जा सकती है और उसे ग्रोथ के रास्ते पर आगे बढ़ाया जा सकता है। रेहान ने अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस का फायदा उठाया और कई सारे आइडियाज में इन्वेस्टमेंट करते हुए, जैसे कि ओला कैब्स, ध्रुवा, फाबेली आदि को आगे बढ़ाया। वो नए नए आइडियाज को सुनने और उनकी मदद करने में खुद को काफी ज्यादा बेहतर फील कर पा रहे थे। रेहान ने 2013 में इंडिया का सबसे बड़ा वेंचर फंड भी लॉन्च किया, जिसकी कीमत $50 मिलियन यानी कि 300 करोड़ रुपए थी। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि रेहान तो पहले से ही स्टार्टअप के बारे में और इन्वेस्टमेंट के बारे में जानते थे, तो फिर ये उनका नया प्लान कैसे हुआ। इसमें तो वो पहले से ही एक्सपीरियंस थे। लेकिन वो भले ही एक इन्वेस्टर थे, पर उन्हें वेंचर कैपिटलिस्ट बनने के बारे में कोई आइडिया नहीं था। उन्हें इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि कैसे इतने सारे लोगों से वो एक आइडिया को सपोर्ट करने के लिए फंड कलेक्ट करेंगे। वो बताते हैं कि जब 2008 में उन्होंने एक एंजल इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की थी, तब उन्होंने ज्यादातर फंडिंग खुद के पैसों से ही की थी। लेकिन एक वेंचर कैपिटलिस्ट बनकर फंडिंग करना बिल्कुल नया और मुश्किल काम था। उन्हें लोगों के पास जाना होता था और आइडियाज को उनके सामने रखकर उनका ट्रस्ट जीतना होता था, जिसमें उनके ही पैसे लगे होते थे। रेहान ने जब एक वेंचर कैपिटलिस्ट बनने के आइडिया पर काम करना शुरू किया तो उन्होंने अपना टारगेट $50 मिलियन का रखा। जब उन्होंने कुछ पुराने वीसी से बात की तो उन्होंने रेहान को सजेस्ट किया कि उन्हें यूएस या वेस्ट की कंट्रीज में जाकर फंड्स इकट्ठे करने चाहिए, क्योंकि यहाँ इंडिया में उन्हें इतना बड़ा अमाउंट कभी भी नहीं मिल सकता है। कई सारे लोगों से सेम बात सुनने के बाद रेहान को लगभग भरोसा हो ही गया था कि उन्हें बाहर जाकर फंड इकट्ठा करना चाहिए। वो इस काम के लिए अपनी पैकिंग कर ही रहे थे कि तभी उनके दिमाग में एक बात आई कि जो लोग उन्हें ये आइडिया दे रहे हैं वो इतने ज्यादा श्योर कैसे हैं। उन्हें कैसे पता कि वो इंडिया से इतने पैसे इकट्ठा नहीं कर सकते। क्या वो पास्ट के ही ट्रेडिशनल तरीकों में अटके रहना चाहते हैं। हो सकता है कि उन्होंने कभी ये सोचा ही ना हो और ट्राई भी ना किया हो जो रेहान पहली बार करने जा रहे हैं। रेहान ने डिसीजन लिया कि वो अपने इस फंडिंग प्लान को 3 जगह पर फिक्स करेंगे। एक तो यूएस, जहां सभी वेंचर कैपिटलिस्ट जाते थे।
दूसरा प्लेस उन्होंने एशिया से चुना, जो कि सिंगापुर था। यहाँ भी लोग नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार रहते थे, क्योंकि यहाँ लोगों के पास ज़्यादा पैसा था। और तीसरी जगह उन्होंने वो चुनी जिसे पहले किसी ने भी नहीं चुना था, और वो था इंडिया। रेहान ने यहीं इंडिया से शुरुआत की। वो काफ़ी ज़्यादा टाइम तक ट्रेवल करते, बाहर होटल्स में रुकते, कई दिनों तक बाहर का ही खाना खाते और लोगों से अपने प्लान के बारे में चर्चा करते। ये काफ़ी लंबे समय तक चला। रेहान को यह महसूस हुआ कि उनका काफ़ी खर्च ट्रेवलिंग में हो रहा है, तो उन्होंने इकोनॉमी क्लास की फ़्लाइट लेना शुरू कर दी। सस्ते होटल्स में रुकना और खाना, ट्रांसपोर्ट के सस्ते मीडियम चुनना, अनकंफर्टेबल बेड्स पर सोना वगैरह वगैरह, ये सब उनकी लाइफ का एक लंबे समय से हिस्सा बना हुआ था। उन्होंने कभी कभी तो सोचा भी कि वो पागलों की तरह जिस काम में लगे हुए हैं वो पूरा होगा भी या नहीं। पर उन्होंने अपने नए प्लान को ऐसे बिना किसी रिजल्ट पर पहुंचे बंद करने की नहीं सोची। लास्ट में उन्हें कुछ वीसी मिले जिन्होंने रेहान को हाँ कहा और उन्हें यह भी बताया कि इससे पहले कभी उनके सामने कोई ऐसे आइडिया को लेकर आया ही नहीं था। हालांकि काफी सारी जगह पर रेहान को रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ा, पर आप ये जानकर सरप्राइज रह जाएंगे कि रेहान ने जितना टारगेट रखते हुए इस काम की शुरुआत की थी वो पूरा हो चुका था। और उससे भी ज्यादा सरप्राइज की बात यह थी कि ये सारा अमाउंट उन्होंने इंडिया के अंदर से ही इकट्ठा किया था। रेहान कहते हैं कि उस दिन उन्हें लगा कि किसी और की बात पर भरोसा न करने का उनका डिसीजन कितना ज्यादा सही था। आपकी ये पूरी लाइफ ही एक एक्सपेरिमेंट का साइकिल है। किसी भी कंपनी, आइडिया, प्लान या बिजनेस में उसके सक्सेसफुल ना होने का रिस्क रहता है। यहाँ तक कि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ जब उन्होंने फाइजर कंपनी में अपनी जॉब छोड़ी। लेकिन ये रिस्क ही आपको नए रास्ते तक चलकर जाने की हिम्मत देते हैं। इसलिए लाइफ में, जॉब में, करियर में, प्लान में, हर जगह एक्सपेरिमेंट करने से खुद को ना रोकें। बड़े प्लान्स पर बेट लगाने की बजाय छोटे छोटे प्लान्स पर रिस्क लेने से शुरुआत करें। किसी एक प्लान के फेल होने और तब दूसरे को अप्लाई करने के बारे में मत सोचें, बल्कि ऐसे प्लान्स जिनमें रिस्क है उनके साथ अपने प्लान बी को जरूर शामिल करें। अगर आपका पहला प्लान बीच में ही फेल हो जाता है तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा, और अगर पहला प्लान सही काम करता है तो प्लान बी उसे कॉम्प्लीमेंट करते हुए आपकी सक्सेस रेट को बढ़ाने का काम करेगा। दोस्तों, इस बुक समरी के हर एक एपिसोड में आपको इस बात की नॉलेज दी गई कि किसी आइडिया को सोचने से पहले या किसी बिजनेस की शुरुआत करने से पहले आपको किस तरह का माइंडसेट डेवलप करना चाहिए। दोनों ही ऑथर्स, बॉब और रेहान ने काफी सारी स्टोरीज या रियल इंसिडेंट्स के जरिए इंपॉर्टेंट बातों को लोगों के सामने रखा। उन्होंने खुद की बिजनेस लाइफ से जुड़ी हुई घटनाओं और अपने एक्सपीरियंसेस से लोगों को काफी बेहतर तरीके से समझाया भी। बुक समरी को सुनने के बाद आप इन बातों को एग्जाम्पल के जरिए आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे एक बिगिनर और ओपन माइंड लोगों को उनकी लाइफ में बहुत आगे तक ले जा सकता है। जब वो हर किसी की ओपिनियन की रिस्पेक्ट करते हैं, तब वो कैसे लोगों के बीच अपनी वैल्यू क्रिएट करते हैं। ऑथर्स का कहना है कि अगर आप बिजनेस वर्ल्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हेसिटेशन जैसी चीज को खुद से काफी दूरी पर रखना होगा। आपको खुद के लिए क्रिटिसिज्म को सुनने के साथ साथ दूसरों के आइडिया की तारीफ करने में भी खुद को काफी फ्रैंक रखना होता है। लोगों के बनाए हुए पुराने बिलीफ सिस्टम को तोड़कर आगे बढ़ना ही रियल सक्सेस है। जैसा कि ऑथर रेहान ने किया। आपका फ्यूचर कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, इसलिए अगर कोई आपसे कहे कि आपका ये आइडिया ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है, तो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के बारे में सोचें और ये समझने की कोशिश करें कि आप किस तरह से इस आइडिया के जरिए लोगों की मदद कर सकते हैं। क्योंकि जब आप किसी अलग तरह से या किसी टफ मैटर में लोगों की मदद करते हैं तो लोग आपकी हेल्प को न केवल लंबे समय तक याद रखते हैं, बल्कि खुद की नजरों में आपकी एक अलग वैल्यू भी क्रिएट करते हैं। बिजनेस वर्ल्ड में वैल्यू क्रिएशन काफी जरूरी एलिमेंट है। इसके बिना आप किसी भी कस्टमर, बॉस, वेंचर कैपिटलिस्ट, फाउंडर आदि के सामने खुद को साबित नहीं कर सकते। रिस्क लेने की कैपेबिलिटी क्रिएट करना आपके लिए बिजनेस में सबसे ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। बिजनेस को अगर बिना किसी रिस्क के इमेजिन किया जाए तो ये शायद पॉसिबल ही नहीं होगा। लेकिन इस बुक समरी में आपको ये बताया गया कि कैसे आप एक कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। यहाँ तक कि कई सारे प्लान्स को एक साथ माइंड में रखने से आप रिस्क से काफी हद तक बच भी सकते हैं। ढेर सारे प्लान्स कैसे आपके सक्सेस ग्राफ को बढ़ाते हैं
ये भी इस बुक समरी में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये बुक समरी काफ़ी पसंद आई होगी और आपने इसमें से काफ़ी नॉलेजफुल पॉइंट्स को खुद की बिजनेस लाइफ के लिए निकाल लिया होगा। आपको इस बुक में सबसे ज़्यादा क्या बात पसंद आई और किस बात को आप अपनी बिजनेस या डेली लाइफ में अप्लाई करना चाहेंगे, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। और ज़रूर बताइएगा भी। हम इसी तरह से ऐसी ही इंटरेस्टिंग बुक्स समरीज आपके लिए लेकर आते रहेंगे।